तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो बच्चों, इससे पहले जो हमने लैंड फॉर्म्स और अर्थ लिविंग कैनवास जो चैप्टर किया है, उसके आज हम क्वेश्चन आंसर्स करने वाले हैं। ठीक है, कुछ जो है वन वर्ड्स के आंसर्स रहेंगे, कुछ वेरी शॉर्ट रहेंगे और कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, तो हम उनको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहले हमारे वन वर्ड आएंगे। तो पहले क्वेश्चंस देख लेते हैं हम। द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड, यानी कि जो अर्थ क्रस्ट की सबसे आउटर लेयर होती है उसको क्या बोलते हैं? हम क्रस्ट बोलते हैं। ठीक है ना। फिर दूसरा क्वेश्चन आता है, ए बाउंड्री वेयर प्लेट्स मूव अपार्ट इज कॉल्ड डाइवर्जेंट बाउंड्री। जैसे कि मैंने उसको आपको मैं बताया था, जब दो प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती है तो वहां पर कौन सी बाउंड्री बनती है? डाइवर्जेंट बाउंड्री बनती है, जिसमें आपको मैंने अफ्रीका का मैप दिखाया था। ठीक है। द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज, सबसे जो इनर मोस्ट लेयर है वो कौन सी है? कोर है। ठीक है ना। और जो कोर में भी दो होती है, एक आउटर कोर होती है और एक इनर कोर होती है। आउटर कोर लिक्विड फॉर्म में होती है और उसमें ज़्यादातर आयरन होता है, और इनर कोर में जो है आयरन और निकल दोनों होते हैं। ठीक है ना। इसीलिए कहीं ना कहीं अर्थ जो है मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। द मेंटल लाइज बिटवीन, जो मेंटल है वो किस किस के बीच में लाई करता है? वो क्रस्ट और कोर के बीच में होता है। द आउटर कोर इज, जो आउटर कोर है वो कैसी है? लिक्विड फॉर्म में। ठीक है ना, जैसे कि मैंने अभी आपको बता दिया था। वी शेप्ड वैली आर फॉर्म्ड बाई, वी शेप्ड वैली किसके द्वारा बनाई जाती है? रिवर्स के द्वारा बनाई जाती है। और किस कोर्स में बनाई जाती है? एक बात ध्यान रखिए कि जो रिवर्स है वो तीन कोर्सेज में बहती है। एक जब माउंटेन्स में बहती है तब वो अलग अलग शेप बनाती है, जब प्लेन्स में बहती है तब अलग अलग शेप बनाती है, और जब डेल्टा के पास पहुंचती है, समुद्र के पास पहुंचती है, तो अलग अलग शेप बनाती है। तो वी शेप वैली कब बनाती है? जब वो माउंटेन्स में होती है, यानी कि अपर कोर्स में, माउंटेन स्टेज में बनाती है। मेंडर्स फॉर्म्ड बाई, रिवर्स के द्वारा बनाए जाते हैं, और कब बनाए जाते हैं? प्लेन एरिया में बनाए जाते हैं। रैपिड फॉर्म्ड बाय रिवर्स इन विच स्टेज, तो जो रैपिड्स भी बनाए जाते हैं, यानी कि जो ऊंची नीची जो लैंड होती है वो कब बनाई जाती है? वो माउंटेन स्टेज में ही बनाई जाती है। ठीक है ना। द वर्ल्ड हाईएस्ट वाटरफॉल इज, वर्ल्ड का सबसे जो हाईएस्ट वाटरफॉल है वो कौन सा है? वो एंजेल वाटरफॉल्स है। वो कहाँ पे पड़ता है? वेनेजुएला। और वेनेजुएला कहाँ पे? साउथ अमेरिका में है, और इसकी हाइट 980 मीटर्स के आसपास है। ठीक है। हु गिव्स द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी किसने दी है? वेगनर ने दी है 1912 में। What are the forces that originate deep within the earth and build up landforms? तो जो अर्थ के नीचे जितनी भी जो फोर्सेज हैं जो जनरेट होती हैं वो कौन सी होती हैं? वो होती हैं हमारी एंडोजेनिक फोर्सेज। एंडो मतलब अंदर और जेनिक मतलब जनरेट, अंदर जनरेट होने वाली फोर्सेज। ठीक है, जैसे अर्थक्वेक, लावा वगैरह जो हमारा इरप्ट होता है, वो सारी चीज़ें। विच सेमी मोल्टन लेयर ऑफ द मेटल अलाउज टेक्टन प्लेट टू मूव, यानी कि एस्थेनोस्फेयर। एस्थेनोस्फेयर क्या है? मेंटल की ऊपर लेयर है, और ये सेमी मोल्टन फॉर्म में होती है, और इसी के ऊपर जितनी भी प्लेट्स है या फिर क्रस्ट है या धरती है वो क्या करती है? फ्लोट करती है, तैरती है। वट इज द साइंटिफिक थ्योरी एक्सप्लेनिंग द मूवमेंट ऑफ अर्थ लिथोस्फीयर प्लेट? टेक्टोनिक। ठीक है ना। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है। जो इसका जो पूरा आंसर बनेगा वो बनेगा प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। ठीक है ना। वो एक्सप्लेन करती है कि अर्थ की जो प्लेट्स हैं वो कैसे क्या करती हैं? फ्लोट करती हैं। व्हाट इज द बाउंड्री बिटवीन द अर्थ क्रस्ट एंड द मेंटल कॉल्ड, यानी कि जो मेंटल और किसको, क्रस्ट को अलग करती है, उस बाउंड्री को क्या कहते हैं? मोरोविकिक डिसकॉन्टिन्यूटी बोलते हैं हम इसको। ठीक है ना। फिर बात करते हैं हम, व्हाट वाज द नेम ऑफ द शैलो सी दैट वाज कंप्रेस्ड टू फॉर्म द हिमालयाज, यानी कि ये कह रहा है कि जो है हिमालयाज से इससे पहले हिमालय, और आपको पता है जब इंडियन प्लेट और जो है यूरेशियन प्लेट आपस में टकराई थी तो उनके बीच में ये कभी प्लेन नहीं था जहाँ पे आज हम रहते हैं, जो नॉर्दर्न प्लेन है, यहाँ पर हमेशा से ही ये प्लेन नहीं था। यहाँ पे हमेशा से ही ऐसा एरिया नहीं था, यहाँ पे कभी समुद्र था, तो उसी को बोलते हैं टेथिस सी। ठीक है ना। फिर बात करते हैं हम, व्हाट टाइप ऑफ प्लेट बाउंड्री इज फॉर्म्ड व्हेन टू प्लेट्स मूव टुवर्ड ईच अदर, यानी कि इससे पहले जब हमने डाइवर्जेंट बाउंड्री पढ़ी थी तो इसमें क्या, जब दो प्लेट एक दूसरे के पास आ रही हैं तो कौन सी? कन्वर्जेंट बाउंड्री बनती है यहाँ पे। ठीक है ना। फिर बात करते हैं, व्हाट इज एन अपलिफ्टेड ब्लॉक ऑफ लैंड बिटवीन टू फॉल्ट्स कॉल्ड, यानी कि आप जब दो प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं तो उसमें क्या होता है? कई बार जो है ब्लॉक माउंटेन्स बनते हैं, और ब्लॉक माउंटेन्स में क्या होता है कि जैसे कुछ धरती तो नीचे धंस जाती है और कुछ धरती के जो पार्ट है ऊपर उठे हुए रह जाते हैं। जो ऊपर उठे हुए पार्ट रह जाते हैं उनको क्या बोलते हैं? हम उनको बोलते हैं होस्ट बोलते हैं। ठीक है ना। जैसे अभी मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि मान लीजिए ऐसे बनती है धरती। ठीक है ना। ऐसे जब बनती है तो ये जो ऊपर उठे हुए वाले पार्ट हैं
ये क्या कहलाएंगे, ये आपके होस्ट कहलाएंगे, ठीक है ना, ये आपके होस्ट कहलाएंगे। ओके, अच्छा जी, फिर हम बात करते हैं कहाँ पे, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वेदरिंग अकर्स, कितने टाइप की वेदरिंग्स जो मिलती है, 3 टाइप की वेदरिंग होती है, फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल वेदरिंग। मास मूवमेंट आर कॉमन इन विच रीजन्स, जो मास मूवमेंट है जल्दी से कहाँ देखने को मिलता है, वो माउंटेन्स में देखने को मिलता है, ठीक है। यू शेप्ड वैली आर फॉर्म्ड बाई, किसके द्वारा बनाई जाती है, ग्लेशियर्स के द्वारा ही बनाई जाती है। देखिए जब रिवर इरोड करके वी शेप वैली बना देती है, तो उसमें क्या होता है, कई बार ग्लेशियर्स भर जाते हैं, आइस भर जाती है उसमें, और वो जो उसकी वी शेप्ड वैली अंदर से जो है भर जाती है और वो यू में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। सैंड ड्यून्स आर फॉर्म्ड बाई, ये विंड के द्वारा बनाए जाते हैं, ठीक है ना। सैंड ड्यून मतलब रेत के जो टीले हैं वो किसके द्वारा बनाए जाते हैं, विंड के द्वारा बनाए जाते हैं, और ज़्यादातर कहाँ पे मिलते हैं, ये डेजर्ट वाले इलाके में मिलते हैं। द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर अर्थक्वेक, अर्थक्वेक को मापने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं हम, वो करते हैं सिस्मोग्राफ्स, हम इसमें यूज करते हैं। ए सडन फ्लड कॉज्ड बाई ग्लेशियर लेक बस्ट इज कॉल्ड, उसको हम ग्लोफ बोलते हैं, ठीक है ना, ग्लोफ। और ये जल्दी ये भी कहाँ पे मिलती है, माउंटेन्स में मिलती है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, एक ग्लेशियर होता है जो क्या करता है, पिघल जाता है, और जब पिघलता है तो क्या होता है, उसमें जो पानी बढ़ने लगता है, पानी बढ़ने के कारण क्या होता है, उसका पानी नीचे वाले इलाकों में जाकर क्या बनाता है, तबाही मचा देता है। ए रैपिड डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ रॉक एंड सॉइल इज लैंडस्लाइड बोलेंगे हम उसको। ए फ्लैट एंड लैंड इज कॉल्ड, फ्लैट लैंड को हम क्या बोलेंगे, प्लेन बोलते हैं। बिग सीज वेव कॉज्ड बाय अर्थक्वेक और कॉल्ड सुनामी, ठीक है ना, उसको क्या बोलेंगे हम, सुनामी बोलते हैं। ए सडन शेकिंग ऑफ अर्थ इज कॉल्ड एन अर्थक्वेक बोलेंगे, यानी कि अर्थ का सडनली क्या करना, शेक करना, कांपना, क्या कहलाता है, अर्थक्वेक कहलाता है। द करंट दैट मूव्स प्लेट आर कॉल्ड, कन्वेक्शनल करंट बोलेंगे, यानी कि जो करंट प्लेट्स को मूव कराता है, हमने कन्वेक्शनल करंट थ्योरी पढ़ी थी ना, ठीक है ना, आर्थर होम्स की, उसमें क्या बताता है, वो जो नीचे से लावा होता है वो पिघलता है, और पिघलने के बाद सर्कुलेटरी मोशन बन जाता है उसमें, जिसके कारण वो क्या कराता है, प्लेट्स को पुश कराता है, और जब वो पुश कराता है तो प्लेट क्या करती है, मूव करती है। अब बात करते हैं, द ओवरऑल वेयरिंग डाउन ऑफ द लैंड इज कॉल्ड डेन्यूडेशन, ठीक है ना। डेन्यूडेशन कौन सी प्रोसेस होती है, देखिए इसमें हम वेदरिंग को भी कंसीडर करते हैं, इंक्लूड करते हैं, और इरोजन को भी इंक्लूड करते हैं। वेदरिंग का मतलब क्या है, किसी चट्टान का टूटकर वहीं बिखर जाना, उसका मूव नहीं होना, ठीक है ना। लेकिन इरोजन में क्या होता है, जो टूटी हुई चीज़ें होती हैं उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना, किसके थ्रू, या तो ग्लेशियर्स के थ्रू, या वाटर के थ्रू, या रिवर के थ्रू, या फिर विंड के थ्रू, ठीक है ना। तो डेन्यूडेशन में वेदरिंग भी आती है और इरोजन भी आता है। तो डेन्यूडेशन क्या है, कि जो ब्रेकिंग मटेरियल होता है उसको वन प्लेस टू अनदर प्लेस तक ले जाना ही क्या कहलाता है, ये कहलाता है, डेन्यूडेशन कहलाता है। मोल्टन रॉक बिलो द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड, यानी कि मोल्टन रॉक्स, यानी कि देखिए एक बात ध्यान रखिए, जो लावा है, हम लावा पढ़ते हैं लावा, तो वो जब तक अर्थ के नीचे रहता है, अंडरग्राउंड रहता है, तब तक उसको मैग्मा बोलते हैं, और जैसे ही वो अर्थ के बाहर आ जाता है तब उसको हम लावा बोलने लगते हैं, ठीक है ना। द डिपोजिट एट द माउथ ऑफ रिवर इज कॉल्ड डेल्टा, ध्यान रखिए, जो रिवर है जब सारे के सारे सेडिमेंट्स डिपॉजिट कर देती है अपने माउथ पर, यानी कि जब उसमें इतनी शक्ति नहीं बचती है कि वो सारे के सारे सेडिमेंट्स को कैरी कर सके, और उसकी स्पीड भी कम हो जाती है, उसका जो डेप्थ है वो भी शैलो हो जाती है, कम हो जाती है, जिसके कारण क्या करती है, वो किसका निर्माण करती है, डेल्टा बनाती है, ठीक है ना। और डेल्टा के बारे में एक और अब मैं आपको जो जानकारी बता दूं, जो डेल्टा वर्ड है वो सबसे पहले जो फादर ऑफ हिस्ट्री कहे जाते हैं, हेरोडोटस, उन्होंने इसका यूज़ किया था, और सबसे पहले नाइल रिवर के डेल्टा के लिए इसका यूज़ किया था उन्होंने, ठीक है। आपके वन वर्ड क्वेश्चन हो चुके हैं। अब हम थोड़े से वेरी शॉर्ट के बारे में बात कर लेते हैं। तो वेरी शॉर्ट के क्वेश्चन सबसे पहला आता है, डिफाइन प्लेट टेक्टोनिक्स। तो प्लेट टेक्टोनिक्स क्या है, इसका आंसर बनेगा, इट इज़ द थ्योरी दैट द अर्थ्स लिथोस्फीयर इज डिवाइडेड इनटू सेवरल लार्ज एंड स्मॉल प्लेट्स दैट मूव स्लोली ओवर द सेमी मोल्टन एस्थनोस्फीयर, यानी कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी ये बताती है कि जो अर्थ की लिथोस्फीयर है वो छोटी छोटी और बड़ी बड़ी प्लेट्स में टूटी हुई है, यानी कि जो धरती है छोटे छोटे पार्ट में और बड़े बड़े पार्ट में टूटी हुई है, और जो एस्थनोस्फीयर है जो सेमी मोल्टन फॉर्म में, सेमी मोल्टन मतलब आधा लिक्विड और आधा थोड़ा थोड़ा सा जो है सॉलिड, उस पर जो है तैरती रहती है, ठीक है ना। और एस्थेनोस्फीयर क्या है, आस्थेनोस्फीयर आप जानती हैं, जो अपर मेंटल का पार्ट है, ठीक है। नेम द 3 मेन लेयर्स ऑफ द अर्थ, 3 मेन लेयर्स कौन कौन सी आप जानते हैं, क्रस्ट है, मेंटल है और कोर है, ठीक है। व्हाट इज वेदरिंग, वेदरिंग क्या होती है, इट इज
द ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स इनटू स्मॉलर पीसेस, यानी कि रॉक्स को छोटे छोटे पीसेस में तोड़ देती है बाय नेचुरल फोर्सेस लाइक वाटर, एयर, टेम्परेचर चेंज वगैरह। इनकी वजह से क्या है, ये रॉक को तोड़ देती है। अब आप कहेंगे सर टेम्परेचर कैसे तोड़ देता है, वाटर कैसे तोड़ देता है, एयर कैसे तोड़ देती है। देखिए जो टेम्परेचर है, क्या होता है, जब टेम्परेचर दिन में बढ़ता है तो जो चट्टान है कहीं ना कहीं वो फैलती है, रात में टेम्परेचर कम होता है तो सिकुड़ती है। आप इसको इस तरह से ले सकते हैं, जब आप गर्मी में रहते हैं तो गर्मी में आप देखते हैं आप अपने शरीर से सब चीज़ों को खोल खोल कर फेंक देते हैं, गर्मी लगती है तो कपड़े उतार देते हैं, कई बार उसमें बैठते हैं, ठीक है ना, क्यों, क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा है। लेकिन जैसे ही ठंड पड़ती है तो आप कपड़े पहनते हैं, आप ठिठुरने लगते हैं। तो इसी तरह से क्या होता है, चट्टानों में भी एक्सपेंशन और जो एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्शन लगातार होता रहता है, जिसकी वजह से कंटिन्यू जो प्रोसेस रिपीट होती है तो उसकी वजह से चट्टान टूट जाती है। फिर बात करते हैं व्हाट इज इरोजन। इरोजन क्या होता है, इरोजन इट इज़ द प्रोसेस of wearing away and carry off soil and rock particle by agent like water, wind, ice और waves। यानी कि सिंपल सी बात है, जो भी वेदर्ड मटेरियल होता है, टूटा हुआ मटेरियल होता है, उसको कैरी करती है और एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा देती है, वाटर के द्वारा, विंड के द्वारा, आइस के द्वारा और वेव्स के द्वारा, ठीक है। फिर बात करते हैं व्हाट इज ग्लेशियर। ग्लेशियर क्या होता है, इट इज़ द लार्ज स्लो मूविंग मास ऑफ आइस फॉर्म्ड फ्रॉम, सॉरी माफ कीजिए, इट इज़ द लार्ज स्लो मूविंग मास ऑफ आइस formed from compacted snow usually found in high mountains और पोलर रीजन्स। जो ग्लेशियर्स है बहुत सारी आइस से मिलकर बने हुए होते हैं और ये जल्दी से आपको या तो माउंटेन्स में मिलेंगे या फिर आपको पोलर रीजन्स में मिलेंगे। जैसे कि आपने देखा होगा हिमालय, हिमालय के ऊपर हमेशा बर्फ जमी रहती है, उसको हम क्या बोलते हैं, माउंटेनियर ग्लेशियर बोलते हैं। और ये कई बार रिवर भी निकलती है, इनसे रिवर का भी सोर्स होते हैं। क्यों, क्योंकि गर्मियों में जब टेम्परेचर बढ़ता है तो बर्फ पिघलती है और उनसे क्या होती है, बहुत सारी रिवर्स का निर्माण होता है। पोलर रीजन्स में जैसे अंटार्कटिका और नॉर्थ पोल पर बहुत सारी जो आइस शीट्स, बर्फ की बर्फ जमी हुई है बहुत हजारों किलोमीटर्स में। व्हाट इज एन अर्थक्वेक। अर्थक्वेक क्या होता है, इट इज़ द सडन शेकिंग ऑफ अर्थ सरफेस कॉज्ड बाय द मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स और द रिलीज ऑफ एनर्जी इनसाइड द अर्थ। इसमें क्या होता है कि जब अर्थ के अंदर जो अचानक से जो एनर्जी रिलीज होती है, यानी कि लावा सडनली जो इरप्ट होता है, उसके कारण क्या होता है कि जो क्रस्ट टूटती है, कई बार जब क्रस्ट टूटती है तो क्या होता है, क्रस्ट टूटने के बाद क्या होता है, शेकिंग होती है। शेकिंग मतलब अर्थ कांपने लगती है, तो उसी को क्या बोलते हैं, हम अर्थक्वेक बोलते हैं। व्हाट इज एन लैंडस्लाइड। लैंडस्लाइड क्या होता है, इट इज़ द सडन मूवमेंट ऑफ रॉक, सॉइल एंड डेब्रीज डाउन ए स्लोप ड्यू टू द ग्रेविटी। यानी कि सिंपल सी बात है, पहाड़ों पे से जब अचानक से क्या होता है, जो पत्थर है, कंकड़ है, उसके साथ मिट्टी है, ठीक है ना, वो सारे सारे एक साथ जब बहने लगते हैं नीचे की तरफ, तो उसी को क्या बोलते हैं हम, जो लैंडस्लाइड बोलते हैं, जब वो खिसकने लगते हैं तो। व्हाट डज ग्लोव। ग्लोव का मतलब क्या होता है, फुल फॉर्म क्या है ग्लोव की, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड बोलते हैं हम इसको, ठीक है ना। ओके बच्चों, अब हम थोड़े से शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में हम क्या करेंगे, एक्सप्लेन द थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक। तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे हम, ठीक है ना। मैं इसके बारे में बता देता हूँ। प्लेट टेक्टोनिक जो थ्योरी है वो दी गई है किसके द्वारा, जॉन विल्सन द्वारा, ठीक है। तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी किसने दी है, जॉन विल्सन ने दी है। इसके बारे में पढ़ेंगे। द थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक एक्सप्लेन्स हाउ द अर्थ सरफेस कीप्स चेंजिंग ओवर द टाइम। द अर्थ's outer layer called the lithosphere is divided into large and small plates, ठीक है ना। फिर these plates move horizontally over a semi-fluid layer called the asthenosphere. The movement of these plates lead to natural events like earthquake, volcanic eruption, mountain formation, creation of ocean basins। मैं आपको इसका सिंपल मतलब बताता हूँ। देखिए, जो प्लेट टेक्टोनिक है, दो वर्डों से मिलकर बना हुआ है, प्लेट और टेक्टोनिक। प्लेट का मतलब होता है लार्ज पीसेज ऑफ अर्थ क्रस्ट, या फिर लैंड के जो लार्ज पीसेज हैं, ठीक है ना, उनको बोलते हैं हम प्लेट। और टेक्टोनिक का मतलब होता है मूव करना, मोशन, ठीक है ना, मूवमेंट होना उनमें। तो जब धरती के जो बड़े बड़े पार्ट हैं जब मूव करते हैं, मोशन करते हैं, तो कभी वो आपस में टकराते हैं, कभी एक दूसरे से दूर जाते हैं, ठीक है ना, कभी एक दूसरे पर स्लाइड करते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो कई सारे फिनोमिनास देखने को मिलते हैं, नेचुरल इवेंट्स या डिजास्टर देखने को मिलते हैं। कौन कौन से, जैसे कि अर्थक्वेक आता है कई बार, ठीक है ना, या फिर वॉल्केनिक एरप्शन होता है कई बार, या माउंटेन फॉर्मेशन होता है। माउंटेन फॉर्मेशन कैसे होता है, जब दो प्लेटें आपस में टकराती हैं तो टकराकर वो ऊपर उठ जाती हैं, ठीक है ना। कैसे ऊपर कैसे उठती हैं बच्चा, जैसे कि मान लीजिए ये प्लेट एक तरफ से आ रही है, ये प्लेट एक तरफ से आ रही है, जब ये दोनों एक तरफ आएंगी तो टकराएंगी, और टकराने के बाद कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा इसमें, ठीक है ना। जब ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा तो क्या होगा, माउंटेन फॉर्मेशन हो जाएगी। और जब ये एक दूसरे से दूर जाएंगी ऐसे, तो क्या होगा, इसमें से लावा निकलने लग जाएगा, ठीक है ना। क्या निकलने लग जाएगा, लावा निकलने लग जाएगा। ओके बच्चा, तो लावा निकलने लग जाएगा। ओके, अब हम बढ़ते आगे।
The theories combine earlier ideas like continental drift and spreading theory. इस थ्योरी ने दोनों थ्योरीज को आपस में कंबाइन किया और उसके बाद अपनी एक आइडिया निकाला, ठीक है ना। यानी कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट से भी कुछ सीखा और सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी से भी कुछ सीखा, ठीक है ना। और दोनों से सीखने के बाद अपने आइडिया सामने रखे, और इसीलिए जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है प्रेजेंट टाइम में सबसे ज़्यादा मान्य थ्योरी है, ठीक है ना। अब बात करते हैं डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। तो हम पढ़ेंगे इंटीरियर ऑफ द अर्थ, ठीक है ना, यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ की बात करें तो जो अर्थ है वो 3 लेयर से बनी हुई है, क्रस्ट, मेंटल और कोर, ठीक है ना। जो क्रस्ट है उसमें जो सबसे ऊपरली लेयर है वो अर्थ की, और जिसकी थिकनेस तकरीबन 5 से लेकर 40 किलोमीटर तक बताई गई है। लेकिन मैं आपको एक और बता दूं, जैसे जैसे आप हायर स्टडीज़ में जाएंगे तो ये डेटा कई बार बदल जाता है, और अर्थ क्रस्ट की जो मोटाई है वो अलग हो जाती है। उसमें आपको 1 से लेकर 100 किलोमीटर तक आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। अच्छा जी, जो अर्थ की क्रस्ट है वो थिकर है कॉन्टिनेंट्स पर और थिनर है अंडर ओशियंस। देखिए मैं आपको सिंपल सी बात बता दूं कैसे है। मान लीजिए जैसे कि ये एक आपका अर्थ क्रस्ट है, ठीक है ना, और यहाँ पे ये ओशन है, ये ओशन हो गया आपका, ठीक है ना। यहाँ पे जो पानी भरा हुआ है, तो आप सोच के देखिए यहाँ पे माउंटेन्स है, प्लेटूज वगैरह भी हैं, ठीक है। तो क्या होगा, देखिए जब अर्थ की क्रस्ट हम मेजर करेंगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक देखिए कितनी मोटी आपकी जो अर्थ क्रस्ट है। लेकिन वहीं समुद्र से देखेंगे तो यहाँ से और केवल इतनी ही मोटी है ये, ठीक है। तो अर्थ क्रस्ट कहाँ पर मोटी हुई, मोटी हुई कॉन्टिनेंट्स पर, और पतली कहाँ पर हुई, ओशियंस पे, ठीक है ना। इसी चीज़ को ये कह रहा है। ओके बच्चा, तो जो अर्थ की क्रस्ट है वो मोटी कहाँ पर है, कॉन्टिनेंट्स पर है, और पतली कहाँ पर है, ओशियंस पर है। मेड ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ रॉक्स सपोर्ट लाइफ एंड इंक्लूडिंग कॉन्टिनेंट्स एंड आइलैंड्स। हम जल्दी से क्रस्ट में सारी चीज़ों को इंक्लूड करते हैं, इसमें आइलैंड्स भी आते हैं, कॉन्टिनेंट्स भी आते हैं, सारी चीज़ें अर्थ क्रस्ट में ही तो आती हैं। ऑलवेज चेंजिंग ड्यू टू नेचुरल प्रोसेसेस, और अर्थ क्रस्ट हमेशा नेचुरल प्रोसेसेस के कारण चेंज होती रहती है। जैसे कि मान लीजिए कुछ जो एंडोजेनिक फोर्सेज हैं वो अंदर से चेंज करती रहती है, मान लीजिए अर्थक्वेक आया वो चेंज कर देती है, वोल्केनो आया वो चेंज कर देती है। और कुछ एक्सटर्नल फोर्सेज होती है जैसे वेदरिंग, इरोजन, वो ऊपर से ब्रेक करने का, डिक्लाइन करने का, डिग्रेड करने का काम करती रहती है, ठीक है ना। इसके कारण क्या होता है, जो अर्थ क्रस्ट है वो कॉन्टिन्यूसली चेंज होती रहती है, ठीक है ना, टाइम टू टाइम, डे टू डे। फिर बात करते हैं मेंटल आप जानते हैं क्रस्ट और किसके बीच में है, वो हमारी कोर के बीच में पड़ती है। मेंटल को पढ़ने से पहले एक और चीज़ बता दूं, जो क्रस्ट है, क्रस्ट का दूसरा नाम सियाल वो भी है, सियाल, ठीक है ना, सियाल, SIAL। सियाल का मतलब होता है, SI का मतलब होता है सिलिकॉन या सिलिका और एल्यूमिनियम, सिलिका और एल्यूमिनियम की बनी हुई है ये, ठीक है ना। ओके, और जो मेंटल है वो किसकी बनी हुई है, सिमा, ठीक है ना। यानी कि सिमा मतलब सिलिका और मैग्नीशियम की बनी हुई है, ठीक है ना। अब बात कर, तो मेंटल किससे बना हुआ है, सीमा से, सिलिका और मैग्नीशियम से। लाइज बिटवीन क्रस्ट एंड कोर, जिसकी थिकनेस 2900 किलोमीटर तक है, ठीक है ना। और जैसे जैसे हम डेप्थ में डेंस अंदर जाएंगे तो इसकी डेंसिटी बढ़ती चली जाती है। सेपरेटेड फ्रॉम क्रस्ट बाय मोरोविक डिसकंटिन्यूटी, डिवाइडेड इनटू अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल, ठीक है ना। यानी कि इसको क्रस्ट से किसको कौन सी जो है बॉर्डर इसको अलग करती है, वो करती है मोरोविक डिसकंटिन्यूटी। देखिए डिसकंटिन्यूटी का मतलब ये होता है बच्चा, देखिए जो अपर मेंटल है आप जानते हैं वो लोअर मतलब सेमी लिक्विड फॉर्म में होता है, और जो क्रस्ट है वो सॉलिड फॉर्म में होती है। तो मोरोविक जो थे, ठीक है ना, एक व्यक्ति का नाम है मोरोविक, जो ये थे, इन्होंने बताया कि ऐसा नहीं है भाई कि क्या नाम है एकदम से ही जो पानी स्टार्ट हो जाता है, नहीं, बीच में कुछ ऐसी जो है शेप भी होती है जो थोड़ी थोड़ी लिक्विड होती है, जैसे थोड़ी थोड़ी सॉलिड होती है। मैं आपको इसको एक एग्जांपल से बताता हूँ। मान लीजिए जैसे कि बच्चा ये लैंड है यहाँ पे, ठीक है ना, ये क्या है, ये धरती है हमारी, ठीक है। जब ये धरती है तो इधर मान लीजिए पानी भरा हुआ है, तो क्या जब ये वाटर है, इधर ये वाटर है, ये लैंड है, तो इधर जो वाटर है, क्या इसके बाद सीधी सॉलिड जो इधर जब जाएंगे हम, तो क्या केवल सीधी की सीधी जो सॉलिड लैंड या फिर ड्राई लैंड स्टार्ट हो जाएगी, नहीं, उससे पहले एक लैंड ऐसी भी होगी जो थोड़ी थोड़ी सॉलिड होगी, थोड़ी थोड़ी लिक्विड होगी, ठीक है ना। ऐसे ही वो कहते हैं कि ना जो ये लैंड होगी, यानी कि सॉलिड और लिक्विड के बीच में जो भी जो एरिया होगा उसको बोलता है वो क्या, एस्थेनोस्फीयर, कमजोर, उस वो थोड़ा थोड़ा सा सेमी मोल्टन फॉर्म है, थोड़ा लिक्विड है और थोड़ा सॉलिड है वो, ठीक है ना। अच्छा जी, उसी को बोलते हैं मोरोविक डिसकंटिन्यूटी। क्यों बोलते हैं, क्योंकि उन्होंने इसको बताया था। फिर बात करते हैं कोर, ठीक है ना। कोर का दूसरा नाम बता देता हूँ मैं आपको, कोर को निफे भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, निफे, ठीक। निफे मतलब निकल और फेरस से बना हुआ था, फेरस किसका साइन होता है, आयरन का साइन होता है, ठीक है ना। अब बात करते हैं हम, इनर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ है ये,
ठीक है ना। और इसकी जो थिकनेस है टोटल वो 3500 किलोमीटर के आसपास है। आयरन और निकल की बनी हुई है, सबसे डेंसेस्ट और हॉटेस्ट है। और इसकी जो आउटर कोर है वो लिक्विड की बनी हुई है, ठीक है ना। और जल्दी से उसमें क्या मिलता है, आयरन मिलता है। इनर कोर सॉलिड है और वो किसकी बनी हुई है, निकल और आयरन की बनी हुई है। और ध्यान रखना वो सॉलिड फॉर्म में है, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि प्रेशर ही इतना ज़्यादा पड़ जाता है तब तक। ड्यू टू दीज मेटल द अर्थ बिहेव्स लाइक ए मैग्नेट। इन मेटल्स के कारण, क्योंकि देखिए निकल में भी जो है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है और आयरन में भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होती है बच्चे, कि जो मैग्नेट की तरह बिहेव करे, ठीक है ना, अपने तरफ अट्रैक्ट करे चीज़ों को, ठीक है ना। इसीलिए ना आपको एक और बात बता देता हूँ मैं, कि जो अर्थ है उसके चारों तरफ एक जो स्फीयर है, स्फीयर मतलब एक ऐसा आवरण है, एक ऐसा एनवायरनमेंट है कि जो क्या करता है, एक तरह से मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, ठीक है ना, चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखता है। और इसीलिए आप देखेंगे कि उसकी जो दूरी है अर्थ से लेके बाहर तक वो 36,000 किलोमीटर तक है। और आपको बताऊं, जितनी भी सैटेलाइट्स जो छोड़ी जाती हैं, इसीलिए मैक्सिमम जो इनकी हाइट छोड़ी जाती है वो 36,000 किलोमीटर मैक्सिमम छोड़ी जाती है। या तो वहाँ तक रहेंगी या उससे नीचे रहेंगी, ठीक है ना। अच्छा जी, फिर हम बात कर लेते हैं क्या, मैंने वही बात बताई, मोरोविक डिसकंटिन्यूटी इज द बाउंड्री बिटवीन द क्रस्ट एंड मेंटल, ठीक है ना, डिस्कवर्ड बाई एंड्रिजा मोरोविक, इसने इसकी खोज की थी, ठीक है ना। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। ये आपकी लेयर्स है 3, क्रस्ट, मेंटल एंड आउटर कोर, इनर कोर, ठीक है ना, सारी सारी मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। अच्छा, फिर बात करते हैं हम डिफ्रेंशिएट बिटवीन वेदरिंग एंड इरोजन। वेदरिंग क्या होती है, ब्रेकिंग ऑफ रॉक्स एट ए सेम प्लेस, नो मूवमेंट ऑफ मटेरियल, हीट, वाटर, विंड और प्लांट्स के थ्रू होती है ये। और ये क्या है, स्लोली होती है, ठीक है ना, और एक स्थान पर होती है, ठीक है। अच्छा जी, फिर बात करते हैं इरोजन की। इरोजन क्या है, इरोजन जो वियरिंग मटेरियल है या वेदर्ड मटेरियल है उसको रिमूव करता है, ठीक है ना, रॉक से। और जो मटेरियल को अपने साथ ले जाता है, और किसके द्वारा ले जाता है, या तो रिवर्स के द्वारा, विंड्स के द्वारा, ग्लेशियर, सी वेव के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाता है, जो टूटा हुआ मटेरियल होता है या वेदर्ड या ब्रेक मटेरियल होता है, ठीक है। फिर बात करते हैं डिस्क्राइब द एक्शन ऑफ विंड इन डेजर्ट, यानी कि डेजर्ट में विंड कैसा एक्शन करती है। तो एक बात बता दूं आपको, in desert regions, wind is the main agent of land shaping ड्यू टू द लैक ऑफ वेजिटेशन एंड ड्राई कंडीशन, क्योंकि डेजर्ट में आपको वेजिटेशन मिलेंगी नहीं मिलेंगी, और ड्राई कंडीशन मिलेंगी। जब ये दोनों चीज़ें मिलेंगी तो आपको वहाँ पर लूज पार्टिकल्स मिलेंगे, ठीक है ना, सैंड मिलेगी जल्दी सी, जिसके कारण क्या होता है, जो विंड है आसानी से इरोजन कर देती है, आसानी से ट्रांसपोर्ट कर देती है और आसानी से डिपॉजिट भी कर देती है। इरोजन कैसे, वहाँ से मिट्टी को ले जाएगी अपने साथ में उठा के, और उसको क्या करेगी, मतलब पहले से मिट्टी को क्या करेगी, इरोड करेगी, धीरे धीरे उठाएगी। उठाने को इरोजन बोलते हैं, काटने को इरोजन बोलते हैं हम, ठीक है ना। फिर जब अपने साथ कैरी करके ले जाएगी उसको हम ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं, ठीक है ना। इट्स कैरी सैंड एंड डस्ट ओवर लॉन्ग डिस्टेंस, यानी कि बहुत दूर तक ले जाती है कई बार। फिर डिपोजिशन की बात करते हैं हम, तो क्या करती है ये, जब एक स्थान से उठाती है अपने साथ लेकर चलती है और फिर दूसरे स्थान पे ले जाके छोड़ देती है, तो उसी को क्या बोलते हैं, डिपोजिशन, ठीक है ना। इरोजन पहले काटना, फिर अपने साथ कैरी करके ले जा रही थी ट्रांसपोर्टेशन, और कहीं ले जाकर छोड़ दे रही है तो उसको डिपोजिशन हम बोलते हैं। तो ये काम कौन करती है, विंड करती है डेजर्ट में, ठीक है ना। अब बात करते हैं व्हाट इज़ द कॉजेज ऑफ अर्थक्वेक। अर्थक्वेक के बहुत सारे कॉजेज हैं, मैं आपको बात बता देता हूँ। पहली बात, अर्थक्वेक क्या है, एक सडन मूवमेंट है जो कहाँ से आता है, इनसाइड द अर्थ से आता है, ठीक है ना। मेन कॉजेज क्या है इसके, मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स, यानी कि जो टेक्टोनिक धरती के बड़े बड़े हिस्से हैं वो जब मूव करते हैं, स्लाइड करते हैं, ठीक है ना, तो उसके कारण क्या होता है, क्या जो अर्थक्वेक आता है। कई बार प्लेट्स जब कोलाइड करते हैं तो भी अर्थक्वेक आता है। कोलाइड्स मतलब आपस में मिलती हैं, टकराती हैं, कन्वर्ज करती हैं, ठीक है ना। सेपरेट करती हैं यानी कि डाइवर्ट करती हैं तो भी अर्थक्वेक आता है, और स्लाइड करती हैं तो भी अर्थक्वेक आता है। वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ की बात करते हो, वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ आती है तब भी अर्थक्वेक आता है, ठीक है ना। तो मूवमेंट ऑफ मैग्मा क्रिएट वाइब्रेशन, जब मैग्मा इरप्ट होता है तो वो क्या करता है, वो भी वाइब्रेशन करता है, जर्क दे के आता है वो, ठीक है ना, झटका दे के। फॉल्ट बात करें तो फॉल्टिंग, फॉल्टिंग क्या है, ब्रेकिंग एंड स्लिपिंग ऑफ रॉक्स इन द अर्थ क्रस्ट, ठीक है ना। तो फॉल्टिंग के कारण भी, फॉल्ट मतलब, फॉल्ट का मतलब होता है एक तरह से कहीं से जैसे कि टूट जाना किसी चीज़ का, ठीक है ना, उसके कारण में क्या होता है, कई बार अर्थक्वेक आता है सडनली। और ह्यूमन एक्टिविटीज़ भी ऑल्सो क्या है, एक तरह से कॉजेज है बिहाइंड द अर्थक्वेक, लाइक माइनिंग जब हम करते हैं उसके थ्रू आते हैं, डैम कंस्ट्रक्शन, एक्सप्लोजन, ये सारे सारे रीजन्स भी किसके पीछे हैं, अर्थक्वेक के पीछे होते हैं, ठीक है बच्चे। फिर बात करते हैं राइट शॉर्ट नोट ऑन लैंडस्लाइड। लैंडस्लाइड की बात करते हैं हम। लैंडस्लाइड इज द सडन मूवमेंट ऑफ रॉक, सॉइल एंड डेब्रिस डाउन ए स्लोप ड्यू टू द ग्रेविटी। इसको कैसे समझ सकते हैं, समझते हैं, मान लीजिए ये माउंटेन है आपकी, ठीक है ना, माउंटेन पे इस पे क्या है, इस पे बहुत सारा मटेरियल बना हुआ है,
ठीक है ना। तो इसके कारण क्या होगा, लैंडस्लाइड कैसे होगी, या तो मान लीजिए आपका या तो आपका अर्थक्वेक आया है, नीचे से एनर्जी निकली है बहुत सारी, तो झटका लगेगा तो भी ये सारी की सारी नीचे जाएगी। या फिर मान लीजिए बहुत सारी रेनफॉल हो रही है, रेनफॉल के कारण क्या होगा, मिट्टी क्या हो जाएगी, लूज हो जाएगी, लूज होने के कारण फिर वो नीचे की तरफ जाएगी, ठीक है ना। तो ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से क्या होता है, लैंडस्लाइड होता है। तो इट इज़ मेनली कॉज्ड बाय हैवी रेनफॉल, अर्थक्वेक, वोल्केनिक एक्टिविटीज़ और ह्यूमन एक्टिविटीज़ लाइक डिफोरेस्टेशन और कंस्ट्रक्शन। जब पेड़ों को आप पहाड़ों की स्लोप से काट देंगे तो क्या होगा, वो मिट्टी को जकड़ के नहीं रख पाएंगे, बाउंड करके नहीं रख पाएंगे, जिसके कारण क्या होगा, मिट्टी आसानी से नीचे जो है स्लाइड कर जाएगी, सरक जाएगी, ठीक है ना। अब बात करते हैं, लैंडस्लाइड आर कॉमन इन हिली एंड माउंटेनियस एरियाज एंड कैन डैमेज रोड, हाउस एंड लाइफ। यानी कि सिंपल सी बात है, लैंडस्लाइड जब आएगा तो उसके कारण देखिए लॉस ऑफ लाइफ भी देखने को मिलेगा, और जो हाउसेस भी डैमेज होंगे, रोड्स भी डैमेज होंगे, ब्रिजेस भी डैमेज होंगे, लोग भी मरेंगे, ठीक है ना। बहुत सारी जो बहुत ज़्यादा जो नुकसान होगा, ठीक है ना। अच्छा, फिर बात करते हैं ग्लोव क्या होता है और इसके इम्पैक्ट क्या होते हैं। ग्लोव मैंने आपको बता दिया, जो माउंटेन इलाके में जो ग्लेशियर जमे होते हैं और जब गर्मी पड़ती है तो क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ता है, जिसके कारण बर्फ़ पिघलती है, और जो अब तक ग्लेशियर जमे हुए थे वो क्या करने हैं, पिघलने लगते हैं, और पिघलने के बाद उनमें जो पानी है ओवरफ्लो होने लगता है, और जैसे ही जब वो माउंटेन से नीचे आते हैं तो क्या होता है, उससे उससे नीचे के इलाकों में तबाही होती है। आने वाले क्वेश्चंस में मैं आपको समझाऊंगा, या इसमें स्लाइड होगी जिसमें आपको पता लगेगी किस तरह से ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट होता है। इट हैपन्स व्हेन ए लेक फॉर्म्ड बाय मेल्टिंग ग्लेशियर सडनली बर्स्ट एंड रिलीज ए ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर। इम्पैक्ट क्या होता है, कॉजेज सडन एंड सीवियर फ्लड्स, फ्लड्स आती है इसके थ्रू, डिस्ट्रॉय करती है हाउस को, रोड को और ब्रिजेस को, लीड ऑफ लॉस ऑफ लाइफ और प्रॉपर्टी का भी होता है इसमें डैमेज, एनवायरनमेंट को डैमेज करती है, फार्म लैंड को, फार्म लैंड मतलब जो कृषि वाली लैंड है उसको भी डैमेज कर देती है, ठीक है। ग्लोव इज ए सडन फ्लड फ्रॉम ए ग्लेशियर लेक दैट कॉजेज हैवी डैमेज, ठीक है। ये देखिए, ये अब मैंने बताया था आपको, ये जैसे कि मान लीजिए ये यहाँ पे क्या है, ये ग्लेशियर लेक है, आप देखिए यहाँ पे अगर आइस वो भी आएगा, आपका एवलांच आएगा, बहुत सारी बर्फ़ एक साथ आएगी तो इसमें टूट कर आएगी, इसमें गिर जाएगी, इसके गिर जाने के कारण क्या होगा, इसमें जब ये बर्फ़ गिर जाएगी तो यहाँ पे ओवरफ्लो होने लगेगा, ये निचले इलाकों में चला जाएगा पानी, ठीक है। जब इसमें ऊपर इलाकों में पानी चला जाएगा तो देखिए, इसके अलावा जब यहाँ पे जैसे ये ग्लेस है तो क्या होगा, आइस जब मेल्ट होगी, टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, ये पिघलने लगेगी और यहाँ का पानी क्या हो जाएगा, निचले इलाकों में चला जाएगा, ठीक है बच्चा, माफ़ कीजिए। सॉरी फॉर दिस। तो हम कहाँ पर थे, ग्लोव पर थे ना, ठीक है, ग्लोव निकाल लेते हैं हम, ग्लोव पर थे बच्चा, तो यहीं पर थे हम, ठीक है। तो इसको हम पढ़ रहे थे, तो ग्लोव के बारे में मैंने जैसे आपको बताया कि किस तरह से जो है यहाँ से ग्लेशियर्स में से जो आते हैं, यहाँ से पानी बहता है और निचले इलाकों में बह के डैमेज मचा देती हैं, ठीक है ना, पूरा पूरा यहाँ से निकलती हैं, यहाँ से जो पानी ओवरफ्लो करता है वो रेजिडेंशियल इलाके को पूरी तरह से क्या कर देता है, तबाह कर देता है, ठीक है बच्चे। अच्छा जी, अब बात करते हैं हम फिर इसकी, एक्सप्लेन द वर्क ऑफ ग्लेशियर्स एज द एजेंट ऑफ ग्रेडेशन। यानी कि ग्लेशियर जो है किस तरह से जो ग्रेडेशन करते हैं, घटाते हैं या नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है ना, चीज़ों को। ग्लेशियर्स आर स्लो मूविंग masses ऑफ आइस दैट शेप्स द लैंड थ्रू ग्रेडेशन विच इंक्लूड इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिशन। जब बहुत सारी बर्फ़ अपने साथ आती है तो वो धरती का कटाव भी करती है, ट्रांसपोर्ट भी करती है बहुत सारे मटेरियल को अपने साथ, और डिपॉजिट भी कर देती है अपने साथ, ठीक है ना। ऐसा तो नहीं है केवल पहाड़ों पर केवल बर्फ़ होती है, वहाँ पे वेजिटेशन भी होती है, वहाँ पे रॉक्स भी होती हैं, थोड़ी थोड़ी सॉइल भी होती है, तो वो सबको अपने साथ कैरी करके लाता है नीचे, ठीक है ना। इरोजन करता है, ग्लेशियर स्क्रैप्स एंड प्लक्स रॉक फ्रॉम द सरफेस एंड फॉर्मिंग यू शेप वैली एंड डीप हॉलोज। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि मान लीजिए रिवर जो इस तरह की वैली बनाते हैं काट काट के, ठीक है ना। अब मान लीजिए ये माउंटेन है, ठीक है, इधर भी जो माउंटेन है ये, ठीक है ना, ये माउंटेन है आपकी। अब मान लीजिए यहाँ पे कुछ ग्लेशियर्स जमे हुए हैं, तो ग्लेशियर्स क्या करेंगे, ग्लेशियर्स जब एवलांच आएंगे, ग्लेशियर्स क्या करेंगे, जब नीचे की तरफ स्लाइड करेंगे तो वो इस वी शेप वैली में क्या हो जाएंगे, भर जाएंगे। जो अब तक वी का स्ट्रक्चर दिख रहा था हमको, जो अब तक कैसा स्ट्रक्चर दिख रहा था, वी टाइप का स्ट्रक्चर दिख रहा था, अब देखिए वो कैसा दिखने लगेगा, यू टाइप का दिखने लगेगा। तो इसी को बोलते हैं हम यू शेप वैली, ओके बच्चे।
अच्छा जी, फिर बात करते हैं हम किसका, ट्रांसपोर्टेशन। ये क्या करती है, दे कैरी रॉक मटेरियल, यानी कि डेब्रीज, रॉक मटेरियल होता है इसमें, ठीक है ना, छोटे छोटे कंकड़ पत्थर, अलोंग विद द आइस एज दे मूव डाउन हिल, यानी कि जब ग्लेशियर ऊपर से नीचे आता है तो अपने अपने साथ जो है छोटे छोटे पत्थर भी लेकर आता है, ठीक है ना। फिर बात करते हैं हम किसको, डिपोजिशन। डिपोजिशन मतलब जब एक जगह से लाएगा तो दूसरी जगह उसको गिरेगा भी, रखेगा भी, ठीक है ना। तो व्हेन ग्लेशियर्स मेल्ट दे डिपॉजिट मटेरियल फॉर्मिंग फीचर्स लाइक मोरेन्स, और उसके बाद क्या बना देता है, वो मोरेन्स बना देता है, यानी कि मोरेन्स का मतलब होता है इसमें सारी सारी चीज़ें होती हैं मिक्स, ठीक है ना। ग्लेशियर जिसको अपने साथ लाता है उसी को मोरेन्स बोल देते हैं हम, ठीक है। अच्छा जी, अब बात करते हैं हम फिर किसकी, क्वेश्चन नंबर 9, डिस्कस द डस्ट स्टॉर्म्स एंड देयर इफेक्ट इन एरिड रीजन्स। डस्ट स्टॉर्म क्या है और उसका एरिड रीजन्स पे क्या क्या असर पड़ता है, देखिए। ए डस्ट स्टॉर्म इज ए स्ट्रॉन्ग विंड स्टॉर्म in dry and desert areas that lift large amount of dust and sand into the air reducing visibility। देखिए, जब बहुत तेज़ हवाएं चलती हैं एरिड रीजन में, एरिड रीजन में मोस्टली सैंड होती है, रेत होती है, तो जब वो अपने साथ उसको हवा में लेके चलती है, क्या, एयर, और उसको एटमॉस्फेयर में मिक्स कर देती है, हमारी हवा में मिक्स कर देती है, ठीक है ना। जिसके कारण क्या होता है, जो विजिबिलिटी है वो रिड्यूस हो जाती है, मतलब हम देख नहीं पाते हैं। इसके इफेक्ट क्या पड़ते हैं, पहला इफेक्ट वही है, विजिबिलिटी को रिड्यूस कर देता है, और जो डिस्टर्ब करता है ट्रांसपोर्ट को, आप उस इलाके में जल्दी से आप जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम काम नहीं करता है, ठीक है ना। डिले, जब सामने दिखेगा ही नहीं तो हम गाड़ियाँ, रेलवेज, एरोप्लेन्स कैसे चलाएंगे उसमें। फिर कॉजेज सॉइल इरोजन, सॉइल इरोजन होता है, ठीक है ना। रिमूव फर्टाइल टॉप सॉइल, जो इरोजन होता है उससे क्या होता है, जो ऊपर की लेयर को ये अपने साथ ले जाती है सॉइल, जो बहुत ज़्यादा उपजाऊ फर्टाइल जो सॉइल होती है उसको अपने साथ कैरी करके कहीं और जो वो कर देती है, ठीक है ना। इसी तरह से एक बहुत बड़ा जो है एक पूरा एरिया बनाती है सॉइल, वो एयर, आपने नाम सुना होगा उसका, मैं अभी नाम भूल रहा हूँ, लोएस प्लेन्स, चाइना में मिलते हैं, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा फर्टाइल लैंड है वो, ठीक है, तो वो एयर के द्वारा ही बनाए जाते हैं, विंड के द्वारा। डैमेज क्रॉप्स एंड वेजिटेशन, ये वेजिटेशन और उसको डैमेज कर देती है। अफेक्ट ह्यूमन हेल्थ, ह्यूमन हेल्थ पे बहुत बुरा असर डालती है, जैसे ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स होती हैं, लाइक अस्थमा और ब्रोंकाइट्स वगैरह इससे होते हैं, ठीक है बच्चे। ये देखिए किस तरह से जो है डस्ट स्टॉर्म आता है, ऐसे आता है। और देखिए विजिबिलिटी कितनी भारी होती है, ट्रैफिक में जो आप गाड़ी वगैरह नहीं चला सकते, और जो ह्यूमन बीइंग होता है उसको अपने ऊपर क्या करना पड़ता है, मास्क वगैरह लगा के चलना पड़ता है, अदरवाइज उसको जो हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, जैसे हमने बात की अस्थमा और क्या बात की थी, ब्रोंकाइट्स, ठीक है। इसी के साथ आपके क्वेश्चन हुए। अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चंस भी चाहिए, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स, तो मैं उनके लिए भी एक वीडियो बना देता हूँ, प्लीज़ आप कमेंट में बताइए कि आपको वो चाहिए या नहीं चाहिए, ठीक है बच्चों। और इसी तरह पढ़ते रहिए और अपने ज्ञान के लेवल को बढ़ाते रहिए। जय हिंद, जय भारत।